सुरभि के बापू ने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस बार शादी नहीं की तो वो उसे घर से निकाल देंगे। सुरभि बहुत परेशान थी। सुरभि की माँ और बड़ी बहन ने उसे दुल्हन की तरह तैयार किया। तभी उसके बापू की कर्कश आवाज ने सबको डरा दिया। अरे और कितनी देर है सुरभि की माँ? सुरभि तैयार हुई या नहीं? रजनी बेटा, सुरभि को जल्दी तैयार कर, तेरे बापू शोर मचा रहे हैं। माँ, बापू को हो क्या गया है? वो सुरभि के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? सुरभि बोल नहीं सकती तो क्या उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि आज उसे एक दूल्हा चुराकर शादी करनी पड़ेगी? बापू को रोक नहीं सकते? नहीं रजनी, अगर तेरे बापू को रोका तो वो सुरभि को घर से निकाल देंगे। मेरी बच्ची कहाँ जाएगी? इससे अच्छा है इसकी किसी से शादी हो जाए तो ये अपने ससुराल चली जाए। पर मेरी बेटी के नसीब में आगे क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। सुरभि जा, जा मेरी बच्ची, तेरे बापू बुला रहे हैं। सुरभि अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। सुरभि बचपन से ही बोल नहीं सकती थी, वो गूंगी थी। इसी वजह से अभी तक उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिला था। सब उसके गूंगे होने की वजह से रिश्ते को ठुकरा देते थे। आज सुरभि की शादी सबको चौंकाने वाली थी, क्योंकि आज सुरभि की शादी के लिए एक दूल्हा चोरी होने वाला था। सुरभि के पिता को पता था एक गांव में शादी के लिए बारात रुकी है और दूल्हा शहर में रहता है। बस सुरभि के पिता को मौका मिल गया और उन्होंने सुरभि को दुल्हन के रूप में तैयार किया और चुपचाप शादी वाली जगह पर पहुंच गए। दूल्हा अपने कमरे में तैयार हो रहा था। सुरभि के पिता और भाई ने अपने हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी। सुरभि कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने घूंघट किया और दूल्हे के पास गई। सुरभि ने बाहर की ओर इशारा किया। क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहते हो? वहाँ बाहर कोई है क्या? सुरभि ने फिर बाहर इशारा किया। कौन है बाहर? आप मुझे बार बार बाहर का इशारा क्यों कर रहे हो? और आप तो शादी के मंडप में थे ना, आप यहाँ कैसे? मैं देखता हूँ, लगता है आप कुछ कहना चाह रहे हो, पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जैसे दूल्हा कमरे के पीछे के दरवाजे से बाहर जाता है, वहाँ सुरभि के पिता और भाई बंदूक लेकर खड़े थे। उन्होंने दूल्हे को पकड़ लिया और उसे एक नशे की दवाई सुंघाकर बेहोश कर दिया। सुरभि बहुत घबरा रही थी। सुरभि के पिता और भाई दूल्हे को चुराकर एक सुनसान जंगल में ले गए। वहीं पंडित से कहकर सुरभि की शादी उससे करवा दी, जो बेहोशी की हालत में था। दूल्हे को धीरे धीरे होश आने लगा। तब तक दूल्हे के कुछ रिश्तेदार वहां पहुंच चुके थे और दूल्हे को भी होश आ गया था। दूल्हे का नाम राजेश था। उसके पिता नहीं थे, सिर्फ एक माँ थी और वो भी व्हीलचेयर पर थी। आप लोग कौन हैं और मेरे बेटे को यहाँ क्यों लाए हैं? मेरे बेटे को छोड़ दो। अरे माताजी, हम तो आपके बेटे को छोड़ ही रहे हैं और साथ ही आपकी होने वाली बहू को भी आपके साथ भेज रहे हैं। जाओ सुरभि, अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लो। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये जबरदस्ती है। मेरी इस लड़की से शादी नहीं हुई है। राजेश बेटा, तुम्हारी शादी अब हरि किशन जी की बेटी से हो गई है। अब हमें माफ करो, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। हम इनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। इनका आसपास के गांव में बहुत रुतबा है। हम वापस जा रहे हैं। अब तुम अपने रिश्तेदारों और माताजी के साथ अगर वापस लौटना चाहते हो या उनके साथ रहना चाहते हो, जैसा ठीक लगे करो, पर हमें माफ करो। हम वापस अपने गांव जा रहे हैं भैया। लड़की वाले वापस चले गए। अब राजेश कुछ नहीं कर सकता था। सुरभि को उसे अपने साथ लेकर वापस शहर आना पड़ा। राजेश को अभी तक नहीं पता था कि सुरभि गूंगी है। जब सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए तो राजेश सुरभि पर बरस पड़ा। देखो कितनी भोली बनकर पूरे रास्ते चुपचाप बैठी रही, और जब कमरे में आई थी तो कैसे इशारे करके मुझे बेवकूफ बना दिया। ना मैं इसके झांसे में आता और ना आज ये सब होता। अब कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुछ बोलोगी या फिर पुलिस को बुलाऊं? सुरभि की आंखों में आंसू थे। उसने टेबल पर रखा एक कॉपी पेन उठाया और उस पर कुछ लिखा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम कॉपी पर लिख रही हो। क्या लिख रही हो? दिखाओ। मैं बोल नहीं सकती। मैं बचपन से गूंगी हूँ, इसीलिए मेरे साथ कोई भी शादी नहीं करता था। बापू ने मुझे पहले ही कह दिया था कि अगर इस बार मेरी शादी नहीं हुई तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। चोरी की ये शादी मुझे भी मंजूर नहीं थी। मैं ये सब नहीं चाहती थी। सुरभि जोर जोर से रोने लगी। राजेश जानता था कि अब उसकी शादी सुरभि के साथ हो चुकी है, इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता था। आस पड़ोस और रिश्तेदारी में सुरभि राजेश की पत्नी थी और इस घर की बहू थी। राजेश जब काम पर चला जाता है तो सुरभि पीछे से घर का और उसकी माँ का बहुत ख्याल रखती। पहले जब राजेश काम पर जाता था तो उसे पीछे से अपनी माँ की बहुत चिंता होती थी, पर सुरभि के आने के बाद उसके घर का माहौल ही बदल गया। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सुरभि सब कुछ संभालती थी। सुरभि बहू, हमने जैसा सोचा था तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो। तुम बहुत अच्छी हो। भले ही तुम्हारी शादी इस तरह से हुई है, पर मैं जानती हूँ
इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तुमने ही अपने पिता के दबाव में आकर ये कदम उठाया था, पर अब मैं जान गई हूँ कि तुम हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। अपनी सास की बातें सुनकर सुरभि मुस्कुरा देती है। अचानक सुरभि की सास की तबीयत बिगड़ जाती है। सुरभि अपनी सास को नजदीकी डॉक्टर के पास ले जाती है। राजेश जब घर पर सुरभि और अपनी माँ को नहीं देखता तो वो घबरा जाता है। घर पर ताला लगा हुआ है, माँ और सुरभि कहाँ है? भगवान, कहीं सुरभि माँ को कोई नुकसान न पहुंचा दे। राजेश बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए सुरभि उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले गई है। ठीक है चाची, मैं अभी देखता हूँ। राजेश नजदीकी अस्पताल में जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, हमने दवाई और इंजेक्शन दे दिए हैं। अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी माताजी को समय पर ले आई थी। राजेश सुरभि की तरफ देखता है तो उसे अपने और परिवार के लिए सच्ची हमदर्दी दिखाई देती है। राजेश बेटा, सुरभि दिल की बहुत अच्छी है। जो भी हुआ उसे भूलकर हमें सुरभि को अपना लेना चाहिए। जो भी हुआ उसमें सुरभि की कोई गलती नहीं थी। इसने तो अपने पिता के दबाव में आकर ये सब किया था, पर इसका दिल कितना साफ और पवित्र है ये मुझे आज पता चला है। मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया है, अब तुम भी इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। राजेश सुरभि की ओर देखता है। सुरभि की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो बोल नहीं सकती थी, पर मन से वो अपनी खुशी और दर्द दोनों जाहिर करती है। राजेश सुरभि को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और सुरभि उस घर की बहू बन जाती है। एक रोज शाम के वक्त हिना अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो अपने फोन में अपनी माँ को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न एंड टॉल है, ये मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू मानसी वहां आती है। चलिए माँ जी, हिना दीदी खाना लग गया है। बहू यहाँ तो आ, ये देख हम तेरे देवर के लिए रिश्ता.com की साइट पे लड़की ढूंढ रहे हैं, जो कि सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। अब तेरे गरीब मायके वालों ने दहेज के नाम पर एक दो चीज पकड़ा दी बस, इसलिए अब मैं अपनी छोटी बहू अमीर खानदान की लाऊंगी, जो कि भर भर कर दहेज लाए। हाँ, वो अपनी बड़ी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा हितांश एक मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों के गले में वरमाला डली हुई थी। हितांश बेटा, ये लड़की कौन है? माँ ये जूली है और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को। हाँ तो किसे फर्क पड़ता है आपके मानने या ना मानने से? वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ, जरूर इस डायन ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही आप ना मानो, लेकिन लीगली तौर पर मैं ही तो हूँ आपकी बहू। इसलिए अब जल्दी से जाइए और आरती की थाली लाकर मेरा गृह प्रवेश कीजिए। सास बेमन से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जूली हितांश के साथ अपने कमरे में चली जाती है। हे राम, माँ अपनी इस नई छैल छबीली के तेवर देखे, इसके तो रंग ढंग ही अलग है, बड़ा ही घमंड है इसमें। तू चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है। तुम देखना अगर मैंने भी इसका घमंड चूर चूर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह हितांश के पिता यानी जूली के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, विमला देखो तो, सुबह के 10 बजने को हैं और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई पड़ी है, और आज इसका रसोई में पहला दिन है और ये अभी तक अपने कमरे में है। तुम रुको जी, अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। कुछ देर बाद जूली वहां आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह इस घर को मच्छी बाजार बनाकर रखा है? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? हितांश, हितांश जरा बाहर आना तो। अब क्या हुआ जूली डार्लिंग? तुम चुपचाप से अपने बाप को समझा लो कि वो मुझसे तमीज में रहकर बात किया करे। पिताजी, आपने सुना जूली ने क्या कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है क्या तुझे कि तू अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाए? बस आपसे ही सीखा है पिताजी। जूली की सास खाने की लिस्ट नई बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये ले, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है। आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है। और हाँ, उसके बाद किचन की साफ सफाई भी कर देना। सासू माँ, ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम वाली बाई नहीं जो उसे आते ही काम बता दिए। भले ही ससुराल में मेरा पहला दिन हो, लेकिन इस पहले दिन से ही अब आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करोगी और सासू माँ आप बनाएंगी खाना, और वो भी मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूंगी, समझी?
देवरानी जी, ये सब क्या कह रही हैं आप? हम इस घर की बहू हैं और ससुराल वालों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जेठानी जी, इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काहे का फर्ज? इनके साथ तो यही होना चाहिए। बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तो तुझे छत से धक्का ही दे दूंगी, फिर तू भूतनी बनकर भटकती रहना। और ये हो गई आपकी कही बातों की सारी रिकॉर्डिंग। अब अगर सासू माँ आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर आप लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के साथ ही जान से मारने की धमकी के जुर्म में सबको जेल में बंद करवा दूंगी। इसलिए जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो चुपचाप से। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ मत करना, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। इसके बाद जूली उन सबको काम पर लगा देती है। ननद जी, जरा जल्दी हाथ चलाइए, नहीं तो। नहीं नहीं मेरी प्यारी भाभी, भाभी मैं करती हूँ ना, आप आराम से बैठो सोफे पर, और किसी चीज की जरूरत हो तो कहना। सासू माँ, खाना बना या नहीं? अब हमें कल तक का वेट करना होगा क्या? बस बहू रानी तैयार है। थक हार कर ननद सफाई करके वहीं फर्श पर ही लेट जाती है, जिसे देख जूली कहती है, अब यहां क्यों रायते की तरफ फैल गई? जाओ उठो और मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर आओ। तुम रहने तो ही ना देवरानी जी, कपड़े मैं धो देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना आज आपका छुट्टी का दिन है, आप कुछ नहीं करेंगी। उधर सास पसीने से तरबतर होकर रसोई से बाहर आती है और सबके लिए खाना लगाती है। उफ, ये कोई खाना है? इसकी तो शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा। ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना, मैं अभी अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। लेकिन बहू, मैंने इतनी मेहनत से बनाए हैं, पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे रसोई में खड़े हुए। तो मैं क्या करूं? आप ससुर जी ये खाना ले जाकर बाहर कुत्तों को डालाना, और आपको जो मैंने सब्जी लाने का काम दिया था, क्या वो आपने कर दिया? हाँ बहू, मैं बाजार से सब्जियां ले आया हूँ। वेरी गुड। अच्छा लिसन, शाम को मैंने घर पर पाजामा पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो अब आप तीनों जाओ और जल्दी से जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। इसके बाद वो तीनों किचन में जाते हैं। हिना रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, ये नई भाभी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? बड़ी भाभी ने तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया। हमारा किया हमारे सामने आ रहा है बेटी, हमने जो बड़ी बहू के साथ किया है उसी की सजा हमें मिल रही है। तभी जूली, हितांश और मानसी भी वहां आ जाते हैं। चलो सासू माँ, आपको अपने किए का एहसास तो हुआ और मेरी सहेली की कीमत भी पता चली। हाँ सासू माँ, मानसी मेरी सहेली है। क्या ये सच है बड़ी बहू? हाँ सासू माँ, ये मेरी बचपन की सहेली है और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। जब इंडिया आई तो ये हितांश से मिली और इन दोनों को प्यार हो गया। फिर जब हितांश ने मुझे इससे मिलवाया तो पता चला कि ये मेरी बचपन की दोस्त जूली है। सॉरी माँ जी, मैं आपके साथ ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपने जो मेरी सहेली के साथ किया उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। बड़ी बहू, हमें माफ कर दे, तेरी तकलीफ को हम समझ ही नहीं पाए। इसके बाद सबने मानसी से माफी मांगी। मानसी ने सबको माफ कर दिया और इस तरह नई बहू का ससुराल में पहले दिन का प्लान पूरा हो गया। व्यापारी और घोड़े की कहानी। एक व्यापारी के पास एक घोड़ा था। व्यापारी अपने घोड़े के ऊपर नमक की बोरियां लादकर उसे शहर ले जाता था। एक दिन जब व्यापारी अपने घोड़े को लेकर शहर जा रहा था, चलो राजहंस बेटा, आज हम जिस बाजार में जा रहे हैं वो बाजार पूरे राज्य का सबसे अच्छा बाजार है। वहाँ कमाई भी अच्छी ही होती है। अगर आज हमारी कमाई अच्छी हुई तो मैं तुम्हें अच्छा वाला घास खिलाऊंगा। थोड़ी देर में वही एक नदी के पास पहुंच गए। राजहंस, अपना पैर अच्छे से टिका के रखना। अगर तुम्हारा पैर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो तुम गिर सकते हो। सावधानी से चलो। उन्होंने हिम्मत करके नदी पार करने का प्रयास किया। तब अचानक पैर फिसल जाने की वजह से घोड़ा नदी में गिर गया, जिसकी वजह से उसके पीठ पर लगा हुआ नमक पानी में गिरने के वजह से पानी में घुल गया और उसके शरीर पर लदा बोझ हल्का हो गया। इस बात को समझकर घोड़े ने अपने मन ही मन में सोचा, अरे ये क्या, पानी में गिरने से मेरा बोझ हल्का हो रहा है। इसका मतलब पानी में गिरने से ये नमक उसमें बह रहा है। अगर हम इसी रास्ते से रोज आने लगे तो मैं रोज ऐसे ही तरकीब लगाकर पानी में गिर जाऊंगा और फिर मेरा कष्ट कम हो जाएगा। जिसके कारण घोड़ा रोज नदी में गिरने लगा।
ताकि उसके शरीर पर लगा हुआ बोझ कम हो जाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, फिर व्यापारी को घोड़े की चाल समझ आई। अरे, ये राजहंस यहाँ पर ही आके क्यों गिर रहा है? इससे तो मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। यह हर रोज यहाँ गिरता है और नमक पूरा बह जाता है। अच्छा, तो वो मुझे अब समझ आया। यह अपना बोझ हल्का करने के लिए यहाँ पे गिरता है, लेकिन इसका बोझ हल्का करने के चक्कर में मेरा कितना नुकसान होता है ये इसे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ तरकीब करनी पड़ेगी और इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। व्यापारिक घर जाकर सोने लगा। अचानक से उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। काम चोरी का नतीजा क्या होता है अब मैं इसे बताऊंगा। कल मैं नमक के जगह पर रुई लाऊंगा और जब ये पानी में गिरेगा तो रुई का वजन उसके भार से ज़्यादा होगा। तब इसे समझ आएगा कि अपनी क्या गलती हो रही है। इस बार व्यापारी ने घोड़े पर नमक की बोरियां लादने की जगह रुई की बोरियां लाद दी, जिसकी वजह से जब घोड़ा जानबूझकर पानी में गिरा तब उसके शरीर पर लगा हुआ भार और भी बढ़ गया और घोड़े का उठना मुश्किल हो गया। जिसके बाद व्यापारी जोर जोर से हंसने लगा और घोड़े को बोला, तुम मुझसे होशियारी कर रहे थे ना, अब तुम्हें यही सबक मिलना चाहिए। कहानी से सीख, कभी कभी ज्यादा होशियारी दिखाना बहुत भारी पड़ सकता है।